हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल में। हम अपने छत्तीसगढ़ के इतिहास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन और उनका छत्तीसगढ़ में प्रभाव। इस आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, हम आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले क्लास तक आपको ये बात समझ में आया होगा कि असहयोग आंदोलन होने के पश्चात पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ चुका था। सभी व्यक्ति, सभी बड़े बड़े नेता व्यक्तिगत रूप से अपने अपने तरीके से अलग अलग कुछ आंदोलन कर रहे थे, बट कुछ एक बड़े आंदोलन का रूप नहीं देखने को मिला। चर्चा कर चुके हम लोग कल पिछले क्लास तक। हाँ, अब इसने बाद इन असहयोग आंदोलन 1922 में समाप्त होता है। 1930 आते आते तक हमारे सभी नेताओं को समझ आ चुका रहता है कि अलग थलग लड़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला है, हम सबको एक होकर ही लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर हमको आजादी चाहिए तब की बात है, हमको एक साथ ही कांग्रेस के माध्यम से दलीय आधार पर ही हमको लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ये बात सभी को समझ में आ चुका था और आने का कुछ बहुत कारण, फिर से एक आंदोलन शुरू होने के कुछ कारण भी बनते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप भारत के इतिहास में ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, फिर भी एक भाव लाने के लिए मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बात होती है 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन किया जाता है। ये साइमन कमीशन एक्चुअल में 1919 में आए अधिनियमों की जांच करने के लिए गठित किया जाता है कि जो अधिनियम बनाकर भारत भेजा गया था वो सही तरीके से देश में जनता के लिए, यहाँ की जनता के लिए फायदेमंद है या नहीं है, वो कानून सही है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। पूरे के पूरे इसमें यूरोपीय थे, ब्रिटिशर्स थे, सभी सदस्य ब्रिटिशर्स थे। इसलिए भारत में इसका बहुत विरोध हुआ कि यदि आप भारत आ रहे हो और भारत में उस कानून की जांच कर रहे हो तो भारतीय लोगों को शामिल करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये भारतीय लोगों को कहना था। तो बोला गया साइमन गो बैक, हमको नहीं चाहिए साइमन कमीशन, हमको इस 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए पूर्णतः ब्रिटिश सदस्य वाला कमीशन नहीं चाहिए। इस बात का विरोध हुआ और जब भी विरोध होता है विरोधी पार्टी एकजुट होने लग जाते हैं। सही मार रहे हैं, भारत की फिर से जनसंख्या जो है एकजुट होने लग जाता है, क्योंकि सबका एक ही विरोध होता है, साइमन गो बैक, साइमन को वापस भेजा जाना है। तो जितने लोग अलग अलग हो चुके थे फिर एकजुट होने लग जाते हैं, भारत के नेता फिर एकजुट होने लगता है। नंबर एक बात, इसी समय भारत के लोग क्या कहते हैं, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित करते हैं कि भारत से की आजादी की मांग कैसे की जाए, किस प्रकार की आजादी की मांग की जाए। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा डोमिनियल स्टेट की मांग की जाती है। भारत को एक डोमिनियल स्टेट का दर्जा दी जाए, ऐसा मांग की जाती है। डोमिनियल स्टेट क्या है, अधिराज शब्द प्रयोग किया जाए, क्या है, कैसे, सब भारत के इतिहास में यही बात हुआ। फिर 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाहौर अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनके अध्यक्ष थे और इस लाहौर अधिवेशन में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि भैया हमको कुछ बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार असहयोग आंदोलन हुआ था 10 साल पहले, ऐसा ही कोई बड़ा कार्य करना पड़ेगा अपने को, ऐसा निर्णय लिया गया। और ये आंदोलन शुरू करने से पहले बोला गया कि अंग्रेजों को एक सीमा दे देते हैं कि वो हमारी मांगों को मान ले। ऐसा लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। और क्या दिया गया दोस्त, इस निर्णय में क्या लिया गया, अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इस निर्णय में लिया गया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, पूरे का पूरा स्वराज चाहिए, पूरे की पूरी आजादी चाहिए, आप सब हमारा देश छोड़ के जाइए। ब्रिटिशर्स को कहे और कहे आप सभी को 31 दिसंबर 1929 तक भारत छोड़कर जाना है। और नहीं भी जाना है तो आपको एक घोषणा करना है कि भारत अपने आप में एक स्वतंत्र देश रहेगा। यह आपको घोषणा करना है 31 दिसंबर 1929 तक। और यदि आप भारत की स्वतंत्रता की घोषणा नहीं करते हो तो कहा गया, हम बता दें कि 26 जनवरी 1930 से हम मान लेंगे कि हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, हम किसी के अधीन नहीं है, ऐसा हम मान लेंगे। ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया। अब बिल्कुल दोस्त, भले अंग्रेज भारत छोड़ के नहीं जाए, लेकिन इस दिन से 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1949 तक आप कह सकते हो, प्रत्येक वर्ष हम
स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आए हैं। छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता था, इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। आज आप स्वतंत्रता दिवस कब को मनाते हो? 15 अगस्त को मनाते हो। हम कब से मनाते आ रहे हैं? 26 जनवरी 1930 से मनाते आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत लोग संविधान पढ़े होंगे तो मेरे को समझ पा रहे होंगे। इसीलिए संविधान का निर्माण, हमारा पूर्णतः संविधान बनकर तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन संविधान लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे लिए पिछले 20 सालों से बहुत ही शुभ दिन था। हम लोगों ने सोचा जब इतना शुभ दिन पास है तो 2 महीना और रुक जाते हैं, इसी शुभ दिन पर हम संविधान को लागू करेंगे। और 26 जनवरी 1950 को, इसी 26 जनवरी को याद करते हुए संविधान लागू किया गया। और इस दिन बना दिया गया था अंग्रेजों की कि देश में यदि आप हमारी इस बात को नहीं माने, स्वतंत्रता की बात को, फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ऐसा निर्णय लिया गया। और वैसे ही हुआ दोस्त। सबको सब बोले गांधी जी फिर से हमको कुछ करना है। गांधी जी भी बढ़िया निर्णय लिए और वो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। और समुद्र के किनारे बैठे हुए हमारे गांधी जी सोच रहे थे इस समय के आंदोलन में सबसे प्रमुख कार्य क्या करना है। बोले ब्रिटिशर्स के जो बनाए हुए जितने भी कानून हैं उस कानून को मानना त्याग देना है। मतलब बोला गया ब्रिटिशर्स जितने भी कानून देश में लेकर आए हैं उसमें से किसी भी कानून को हमको नहीं मानना है। अवज्ञा, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो आज्ञा हमको दी जा रही है उस कानून को नहीं मानना है, मतलब अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है। हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना है। अवज्ञा जिसमें आज्ञा को ना मानना है, कानूनों को नहीं मानना है। तो फिर हमारे गांधी जी बहुत समझदार थे, जबरदस्त राजनीतिज्ञ थे। सोचते थे फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमारे गांधी जी बोले सबसे पहले मैं नमक कानून तोड़ता हूं। क्यों तोड़ता हूं नमक कानून? कितने बुद्धिमान व्यक्ति सोचे क्यों तोड़ता हूं नमक कानून? बोले नमक तो हर आदमी की जरूरत है, इसमें ब्रिटिशर्स का एकाधिकार कैसे हो सकता है, मोनोपोली कैसे हो सकता है? हर आदमी नमक का महत्व समझता है। अगर मैं नमक कानून तोड़ूंगा, हर व्यक्ति के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। वो सही में इस बात को समझेगा कि नमक तो मेरा अधिकार है, खाने का अधिकार, इसको मैं कैसे, मोनोपोली है पूरे भारत देश में, सिर्फ ब्रिटिशर्स को कैसे अधिकार दिया जा सकता है कि वो नमक बनाए। गांधी जी जबरदस्त निर्णय लेते हैं, समुद्र किनारे बैठे हुए साबरमती आश्रम के पास, और बहुत बड़ा निर्णय लेते हैं कि हमको दांडी यात्रा निकालना है। इसी दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होगा। दोस्त अभी तक तो माहौल बन रहा था इस बहुत बड़े आंदोलन का। और गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से पैदल अपने कुछ साथियों के साथ निकलते हैं। और कहां जाने के लिए निकलते हैं? दांडी, समुद्र किनारे जाने के लिए निकलते हैं कि वहां पे जाकर मैं नमक बनाकर नमक कानून तोड़ूंगा। नमक कानून मतलब उस समय एक कानून था कि नमक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स बनाएंगे और किन्हीं व्यक्ति को, किन्हीं व्यापारी को या किसी और विदेशी को नमक बनाने का अधिकार नहीं था। 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचे, पैदल पहुंचे, पैदल यात्रा पर निकले। बहुत जबरदस्त, आप तो देखेंगे गांधी जी पैदल चलने में बहुत विश्वास रखते थे, बहुत तंदुरुस्त व्यक्ति थे, मजबूत व्यक्ति थे। वो मेन रास्ते से होकर, नेशनल हाईवे से होकर नहीं जाते थे, वो गांवों से होकर जाते थे, गांव के लोगों को साथ चलते थे। अच्छा, बीच बीच में कोई लोग उनको ज्वाइन करते थे, 50 किलोमीटर बाद वो छोड़ देते थे, कोई और ज्वाइन कर लेता था, छोड़ देते थे, ज्वाइन कर लेता था, सब अलग अलग हो जाते थे। गांधी जी चलते रहते थे, कौन आ रहा है कौन जुड़ रहा है उनको कोई मतलब नहीं होता था, अपने धुन में वो चलते रहते थे। ऐसे थे हमारे गांधी जी, लगातार चलते रहते थे, लगातार चलते रहते थे। और सोच सकते हो आप, लगभग 25 दिन तक लगातार चलने के पश्चात वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और वहां पर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन, आज्ञा को नहीं मारने वाले आंदोलन का प्रारंभ होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। अच्छा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। अब आते हैं हम, अगर पूरे देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ गया तो छत्तीसगढ़ में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ेगा। कैसे प्रारंभ होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन छत्तीसगढ़ में? कैसे प्रारंभ होता है? एक्चुअली पूरे देश भर में इसी दिन से लेकर 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक, 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। बोला जाएगा ये हमारा राष्ट्रीय सप्ताह है। इस समय आंदोलन का प्रारंभ हो रहा है, वार्म अप करने का समय है। आंदोलन के लिए कैसे हमको वार्म अप होना है, ऐसा समय आ गया है। तो बोलने का मतलब 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। और 13 अप्रैल जो आखिरी दिन है, उसी दिन महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन होना था रायपुर में। रायपुर में पहले से ही निर्धारित था कि महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन किया जाएगा। यह बात पहले से ही निर्धारित था, होना था।
तो बढ़िया है, अगर कोई सम्मेलन हो रहा है इसका मतलब बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठा होने वाले हैं, और यदि बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठा होने वाले हैं इसका मतलब वहां पे राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, किसी आंदोलन के बारे में लोगों को समझा पाना बहुत आसान है। बस क्या था, माहौल तो मिल गया था। रायपुर में महाकौशल राजनीतिक परिषद का सम्मेलन होता था, उसके अध्यक्ष बना दिए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी छत्तीसगढ़ आएंगे, रायपुर आएंगे, इस परिषद में भाग लेंगे, अध्यक्ष बना दिया गया, लोगों को संबोधित करेंगे, नमक बनाकर नमक कानून तोड़ेंगे, और इस आंदोलन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में छत्तीसगढ़ के लोगों को बताएंगे कि इस आंदोलन में आप सबको क्या करना है, किस प्रकार हमको इस आंदोलन को प्रारंभ करना है, इसके बारे में हमारे नेहरू जी बताएंगे। ऐसा निर्णय लिया गया, बट ऐसा नहीं हो पाया। जब नेहरू जी उत्तर प्रदेश से निकले, इलाहाबाद से निकले, रायपुर आने के लिए निकले, तो उनको इबादतगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े बड़े नेता को लोग को गिरफ्तार कर लिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था अगर इन लोग जहां जहां जाएंगे वो फिर से आंदोलन भड़काएंगे। भड़काएंगे क्या, आंदोलन के लिए लोगों को जागृत करेंगे, भड़काएंगे, ऐसा शब्द तो ब्रिटिशर्स सोचते थे। और डेफिनेटली किसी राष्ट्रीय नेता के आने से बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया दोस्त। जिस प्रकार आपने असहयोग आंदोलन में हमसे कहानी सुना था, उसी प्रकार फिर से एक आंदोलन शुरू होता है। तो नेहरू जी को गिरफ्तार करने के कारण बैठक को स्थगित किया जाता है। 13 अप्रैल के जगह में महाकौशल राजनीतिक परिषद का बैठक रायपुर में रखा जाता है 15 अप्रैल को, और अध्यक्ष अब बनाए जाते हैं गोविंद दास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में हुए महाकौशल राजनीतिक परिषद के अध्यक्ष किनको बनाए गए थे? गोविंद दास को उनके अध्यक्ष बनाए गए थे। और बढ़िया रायपुर में बैठक हुआ, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुआ था, क्योंकि 10 साल बाद फिर से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला था। और मैं आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना जाग चुकी थी, लोगों में जन जागृति आ चुका था, राष्ट्रीयता की भावना लोगों के अंदर आ चुकी थी। तो इस आंदोलन को आगे बढ़ाना बहुत आसान था। बहुत भयंकर भीड़ इकट्ठा हुआ और निर्णय लिया गया कि हम भी नमक बनाकर सबसे पहले नमक कानून तोड़ेंगे। लेकिन नमक बनाने के लिए हमारे यहाँ समुद्र तो था नहीं कि उस समुद्र के पानी से हम नमक बना लेंगे। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जहाँ भी आपका नमक बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिलाकर NaCl बनाया गया। ये लो भाई, केमिस्ट्री का प्रयोग किया गया, नमक बनाया गया, और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। सबसे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सबसे पहले नमक कहाँ बनाया गया? सबसे पहले नमक रायपुर में बनाया गया। कब बनाया गया? 15 अप्रैल को बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा नमक बनाया गया। लगभग 250 ग्राम नमक बना था दोस्तों। इतना ही नहीं, लोगों के बताने के लिए कि हमने जो पहली बार ये नमक बनाया इसका कितना महत्व है, इस नमक का बोली भी लगाया गया, ऑक्शन किया गया पूरे भरे महफिल में, मतलब महफिल कह रहे हो सभा में इसका पूरा मतलब उसका ऑक्शन किया गया। और ऑक्शन करने के दौरान आपको पता है उस 250 ग्राम तत्कालिक उस समय 1930 के नमक का रेट 500 रुपए में बिका था। मतलब आप समझ लो, आज 250 रुपए नमक का कीमत आज 15,000 रुपए हो गया, ऐसे बिका था। तो इसका इतना मतलब मत ये समझिएगा कि इतना महंगा क्यों खरीदे सर, यहाँ जो नमक बनाए थे उसको इतना महंगा। वो लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए कि अगर हम नमक बना रहे हैं तो हम किसी भी दर पर खरीद सकते हैं, यह हमारा नमक है। और इस प्रकार रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। नमक बनाने में उसके बाकी जो नाम लिखा हुआ है वो उनके सहयोगी हैं जिन्होंने नमक बनाने में उनका साथ दिया। पंडित द्वारिका प्रसाद, सेठ गोविंद सिंह, महंत लक्ष्मी नारायण और गया चरण त्रिवेदी, ये ऐसे अन्य नाम हैं जिन्होंने रायपुर में नमक बनाने में पंडित रविशंकर शुक्ल का साथ दिया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे पहले नमक कौन बनाए? पंडित रविशंकर शुक्ल बनाए। कहां पे बनाए? कब बनाए? 15 अप्रैल को बनाए, 15 अप्रैल 1930 को बनाए। और इस प्रकार जैसे ही यहां पे भी नमक बनाया गया, छत्तीसगढ़ में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है। अच्छा, और अगर यहां नमक बनाया गया तो छत्तीसगढ़ में सब जगह नमक बनेगा, और जहां जहां नमक बनेगा वहां पे नमक कानून तोड़ा जाएगा। नमक कानून तोड़ना मतलब कानून पहले सिर्फ इतना था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स नमक बना
सकते थे। यदि हम भी नमक बना रहे हैं इसका मतलब हम ब्रिटिशर्स के नमक कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, नमक कानून को तोड़ रहे हैं। यही तो अवज्ञा आंदोलन था, उनके आज्ञाओं को नहीं मानना था। बिलासपुर में दिवाकर कार्लिकर ने नमक बनाया। किसने नमक बनाया? दिवाकर कार्लिकर ने नमक बनाया। ऐसी ही इसी केमिकल रिएक्शन से बनाया गया और उनके दो सहयोगी थे वासुदेव देवरस और बैरिस्टर छेदीलाल। जब भी मैं दुर्ग की बात करूं हमेशा बोलता हूं दुर्ग के नेता कौन? घनश्याम सिंह गुप्त, नरसिंह अग्रवाल, रत्नाकर झा, राम प्रसाद देशमुख। इन लोगों के द्वारा दुर्ग में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। धमतरी में नो डाउट नारायण राव मेघावाले के द्वारा नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया। और मुंगेली में राम गोपाल तिवारी, क्या नाम रखेंगे? राम गोपाल तिवारी। याद रखना राम दयाल तिवारी अलग है, आरडी तिवारी वो रायपुर वाले हैं, राम गोपाल तिवारी मुंगेली वाले हैं। इनका आंदोलन आपको मुंगेली या बिलासपुर में देखने को मिलेगा। तो ये राम गोपाल तिवारी द्वारा मुंगेली में नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा गया और मुंगेली में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन किस प्रकार प्रारंभ होता है। इनके बारे में भारतीय इतिहास में बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करोगे। दांडी मार्च होता है, नमक बनाया जाता है गांधी जी के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है और आखिरी दिन 13 अप्रैल को नेहरू जी को बुलाया जाता है। इबादतगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार होने के कारण वो नहीं आ पाते हैं, बैठक स्थगित। 13 अप्रैल की जगह में 15 अप्रैल को उनका बैठक रखा जाता है। अध्यक्ष नए अध्यक्ष बनाए जाते हैं गोविंद दास को और रायपुर में इसी दिन नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा जाता है। नमक बनाने में कौन कौन है इन नामों को आपको बिल्कुल याद रखना है। क्लियर है? तो ये प्रारंभ हो गया हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और अब हम और देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और क्या कुछ घटनाएं छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी। जैसे कि अगर हम इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो 5 पांडव का उदय हुआ था। ये 5 पांडव का उदय कहने का मतलब क्या है? अभी तो हमने नमक कानून तोड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभ हुआ। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए कि इस आंदोलन में क्या करना है, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना है, शराब दुकानों पर हमको धरना प्रदर्शन करना है, किस प्रकार सत्याग्रह करना है, किस प्रकार हमको अन्य किसी प्रकार का कार्य करना है, कौन कौन से कानून को तोड़ना है या किस प्रकार के ब्रिटिशर्स के आज्ञाओं को नहीं मानना है। ये सब बातों के प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 5 लोगों का टीम बनाया गया। बढ़िया, इन 5 लोगों को जिम्मेदारी दी गई। वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण, ठाकुर प्यारेलाल, मौलाना अब्दुल रऊफ और शिवदास डागा, ये 5 लोगों को पूरी जिम्मेदारी दी गई। इन लोगों के कार्य करने के तरीके, इनके उम्र के हिसाब से स्थानीय लोगों को लगा अरे बढ़िया है तो 5 लोगों का जोड़ी है। और इन लोगों का जिस प्रकार 5 लोग का जोड़ी है ऐसा लग रहा है महाभारत के इन लोग 5 पांडव है। तो स्थानीय लोगों ने, ऐसा नहीं कि प्रचार प्रसार के दौरान ये नाम दिया गया है मतलब पर्टिकुलर समूह बनाकर, नहीं, स्थानीय लोगों ने कहना शुरू कर दिया। जैसे इन 5 में सबसे उम्र दराज कौन थे? वामन राव लाखे जी थे। तो स्थानीय लोगों ने उनको क्या कहना शुरू कर दिया? युधिष्ठिर। जैसे महंत लक्ष्मी नारायण थे उनको कहने लग गए भीम। ठाकुर प्यारेलाल सिंह अर्जुन के रूप में लोग देखने लग गए। अब्दुल रऊफ को नकुल कहा जाने लग गया और शिवदास डागा जानने लगे अपने सहदेव के नाम से। तो बोलने का मतलब है इस प्रकार कहा जाता है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, प्रचार प्रसार के लिए 5 लोगों की जिम्मेदारी दी गई थी, तो 5 लोगों को 5 पांडव का संज्ञा दिया गया। तो प्रश्न बार बार पूछा जाता है किसको अर्जुन कहा जाता था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। यह प्रश्न बनता है सविनय 5 पांडव का उदय किस आंदोलन के दौरान हुआ था, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। मैच द कॉलम में पूछा जा चुका है प्रश्न कि नकुल किसको कहते थे, भीम किसको कहते थे, मैच कीजिए। तो बोलने का मतलब ये 5 पांडव का उदय हुआ था, स्थानीय लोगों के द्वारा इस प्रकार का नाम रख दिया गया था। तो ये नाम बिल्कुल आपको याद रखना है। और आप शुरू से देख रहे होंगे वामन राव लाखे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये वो लोग हैं जो शुरू से ही आंदोलन में एकदम जोर शोर से भिड़े हुए हैं। आपके देश को तो कहना वो रहेगा लेकिन आजादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक खास बात ये होती है दोस्त कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गांधी जी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर रहे थे तो लाहौर अधिवेशन में उन्होंने बात कह ही दिया था कि असहयोग आंदोलन की विफलता का 2 सबसे महत्वपूर्ण कारक है बोले थे।
वहां भी बोले थे कि निम्न तबके के लोगों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, नंबर 1 कारण। नंबर 2 कारण, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम देखी गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए, उनको ज्यादा महत्व देना चाहिए, उनको नेतृत्व करने के लिए देना चाहिए। किसी आंदोलन को पूरा नेतृत्व का भार दे दो, महिलाओं को पूरा जिम्मेदारी दे दो। और ऐसा ही हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ से बहुत सारे महिलाओं को आंदोलन करते हुए देखा गया, जैसे कि, और बढ़ चढ़कर भाग लिया। सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी भूल जाएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में के दौरान या पूरे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में आप राधाबाई का नाम कभी नहीं भूलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस प्रकार हम सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल का योगदान जानते हैं, बार बार उनका नाम आते रहता है, बिल्कुल यहाँ पे आप महिलाओं की भूमिका में राधाबाई का नाम बिल्कुल आप याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके नाम से कॉलेज भी है रायपुर में, राधाबाई। तो किस महिला की भूमिका देखी गई? तो नंबर 1 तो मैंने बताया राधाबाई। आपको बता दूं दोस्त, राधाबाई को रोज शराब दुकान पे जाकर धरना देने और अपने साथ वो और महिलाओं को लेकर जाती थी राधाबाई, और जाकर रोज सुंदरनगर में जो शराब ठेका था, शराब दुकान था, वहां जाकर वो धरना प्रदर्शन करते थे। लोगों को शराब खरीदने नहीं देती थी। शराब नहीं खरीदने के कारण अंग्रेजों को आय नहीं मिल पाता था, उनको टैक्स इकट्ठा करने में दिक्कतें आ रही, उनको बहुत नुकसान हो रहा था। बाद में क्या क्या कोशिश किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा कि राधाबाई को उस दुकान से हटाया जाए। बाद में राधाबाई जब वहां से हटने के लिए तैयार नहीं थे, आप बिलीव नहीं करोगे, सुंदरनगर में जो शराब दुकान था वहां से ले जाकर कचहरी तक इनको खींचते खींचते ले जाया जा रहा था। ये गाड़ी में चढ़ ही नहीं रही थी, इनको नहीं जाना था, तो इनको खींचते खींचते कचहरी तक ले गए थे। पुलिस वाले, ब्रिटिश पुलिस वाले इतने निर्दयी हो गए थे ब्रिटिशर्स इस आंदोलन के दौरान। फिर वहां पे उनको गिरफ्तार करके रखा गया, वहां पे उनका इलाज चला, क्योंकि उन शारीरिक रूप से भी कमजोर हो गई थी, उनको चोट आ गया था। बाद में जब वो ठीक होकर वापस आई, उसी सुंदरनगर के शराब ठेके में भी फिर से पहुंच गई राधाबाई धरना देने के लिए। ऐसे इनका भूमिका देखने को मिलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण राधाबाई। और भी अन्य महिलाओं की भूमिका देखने को मिली, मंटोरा बाई, फुटकी बाई, फुटेनिया बाई, बिल्कुल केतकी बाई, कोज्जा बाई। नाम आपको सुनने में बिल्कुल लगा होगा कि सर अटपटा सा नाम लग रहा है, अभी जैसे वर्तमान जैसे नाम अपने को दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल उस समय के नाम कुछ इसी प्रकार के हुआ करते थे। और याद रखना, यहाँ पे जो केतकी बाई स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रही है, ये कोई और नहीं दोस्त, खूबचंद बघेल की माता थी। याद रखना, छत्तीसगढ़ निर्माण कराने में खूबचंद बघेल का बहुत बड़ा योगदान होगा। क्यों नहीं होगा भाई? उनकी मम्मी इतना बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग ले रही हैं, कुछ तो प्रभाव बच्चे में आएगा। बिल्कुल इन्होंने भी, खूबचंद बघेल ने भी भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अभी देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन हम पढ़ने वाले हैं कुछ 3-4 क्लास के बाद, तो बिल्कुल खूबचंद बघेल का नाम आना शुरू हो जाएगा। माता ने भी भाग लिया, पुत्र ने भी भाग लिया। तो महिलाओं की भूमिका को बिल्कुल याद रखेंगे। राधाबाई का नाम तो आप कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर है दोस्त? अच्छा, मैं बात करूं वानर सेना का गठन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वानर सेना का भी गठन किया गया। यह वानर सेना क्या है दोस्त? 14 साल से कम उम्र के छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप होता था, समूह होता था, उसको सेना नाम दे दिया गया। वानर मतलब छोटे छोटे बच्चे भी इस आंदोलन में भाग लेने लग गए। क्यों भाग लेने लग गए? जो बड़े बड़े लोग जब आंदोलन करते थे, लोगों को विदेशी वस्तुओं की दुकान में जाने से रोकते थे, शराब ठेके में जाने से रोकते थे, वंदे मातरम कर नारे लगाते थे, कानूनों का उल्लंघन करते थे, तो लोगों को पकड़कर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता था। लोगों को एक जगह से दूसरे जगह जाना दुर्लभ हो गया था। तो हमारे नेताओं ने निर्णय लिया, क्यों ना ये काम एक बच्चे लोग से करवाया जाए। बच्चे लोग बढ़िया सुबह से उठकर नारे लगाते थे। अच्छा, एक जगह खबर अगर दूसरे जगह पहुंचाना है, एक जगह का पत्र दूसरे जगह पहुंचाना है, तो बच्चे क्या करते थे? पत्र व्यवहार करते थे। बच्चे भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे भी एक्टिव हो गए थे। इसको कहा जाता है वानर सेना का नाम दिया गया। वानर सेना ने भी छोटे छोटे बच्चों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में वानर सेना के माध्यम से साथ दिया है। और मैं बता दूं, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में वानर सेना का गठन 2 जगह किया गया, एक बिलासपुर में और एक रायपुर में।
बिलासपुर से गठन करने वाले वानर सेना का गठन करने वाले कौन थे? आपके नेतृत्वकर्ता थे वासुदेव देवरस, और रायपुर से नेतृत्व करने वाले थे बलीराम दुबे आजाद। कौन थे? बलीराम दुबे आजाद। अच्छा, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, ये जो बिलासपुर से जो वासुदेव देवरस हैं, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान हुआ था। याद रखना दोस्त, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा प्रथम चरण क्या है और द्वितीय चरण क्या है, हड़बड़ाना नहीं। तो बिलासपुर में वानर सेना का गठन वासुदेव देवरस के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के दौरान किया गया था, और द्वितीय चरण में सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में रायपुर में वानर सेना का गठन बलीराम दुबे आजाद के द्वारा किया गया था। ये बलीराम दुबे आजाद कौन है? रायपुर में ब्राह्मण पारा का 14 साल के उम्र का बच्चा बलीराम दुबे, ये 1930 की बात कर रहा हूं मैं, नाम था बलीराम दुबे। और जब ये व्यक्ति जब से बोलना सीखा, चीजों को समझना सीखा, तब से हमेशा ये आजादी की बातें करता था व्यक्ति। रायपुर ब्राह्मण पारे का रहने वाला था, एक छोटा सा बच्चा, 1930 की बात बता रहा हूं मैं। हमेशा ये आजादी की बात करता था। इवन वहीं पे हनुमान मंदिर में एक चौराहा बना हुआ था, चौक बना हुआ था, उसमें वो खड़े होकर बच्चे को भाषण देता था, आजादी का मतलब क्या है, हम बच्चे को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय आया और जब राष्ट्र इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, तो बच्चों का समूह कि हमको भी आंदोलन में भाग लेना है, रैली निकालना है, नारे लगाना है, पोस्टर चिपकाना है, ये काम कौन करते थे? बलीराम दुबे। और हमेशा से आजादी की बात करता था, इसलिए इनको आजाद की संज्ञा दी गई। ये आजाद सिर्फ संज्ञा है, बलीराम दुबे आजाद। और जिस चौक में चौराहे पर खड़ा होकर ये लोगों को भाषण दिया करता था 14 साल की उम्र में, आज इसी के नाम पर उसका जगह का नाम आजाद चौक है। जहां पे बलीराम दुबे नामक व्यक्ति आजादी की बातें कहा करते थे, उस चौक का नाम आजाद चौक है। यह है बलीराम दुबे आजाद, जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण में रायपुर में वानर सेना का गठन किया। और इस रायपुर में गठित हुए वानर सेना के जो संचालक थे, मतलब प्रॉपर प्लान बनाना कि आज किस ओर रैली निकालने जाना है, आज किस प्रकार का कार्य करना है, ये करने वाले कौन थे? यति यतन लाल थे। अब ब्रिटिशर्स इस परेशान हो गए बच्चों से कि बच्चे को कैसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इन लोग रैली ना निकाले, एक जगह के संगठन का खबर दूसरे जगह ना पहुंचाए, तो ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इन बच्चों को पकड़ लेते थे, गाड़ी में डाल देते थे और 6-7 किलोमीटर दूर किसी गांव में छोड़कर आ जाते थे। ऐसे 7-7, 8-8 के ग्रुप में अलग अलग गांव में छोड़ के आ जाते थे। अब बच्चे क्या करते बेचारे, 12 बजे उनको ले जाकर कहीं दूर छोड़ दिए हैं, तो बच्चे बेचारे 6-7 किलोमीटर पैदल चलते चलते आते आते तक शाम को 6 बज जाता था। बच्चे आते थे, थकते थे, घर चले जाते थे। तो ब्रिटिशर्स इनको, इस वानर सेना को कि ज्यादा आंदोलन ना करे, छोटे छोटे बच्चे ना करे, इनको पकड़कर दूर दूर गांव में छोड़ देते थे। बच्चे बेचारे पैदल चलते चलते आते थे। लेकिन बच्चे फिर सुबह वैसे ही काम करते, चलो चलो आज दूसरे किसी और गांव में घूमने जाना है, तो बच्चे वो गांव घूमने चले जाते थे। बोलते थे शाम तक तो घर आ ही जाना है, क्योंकि 7 ही 8 किलोमीटर दूर तो छोड़ेंगे। ऐसे थे हमारे बच्चे। आज हम इतने बड़े बड़े आंदोलन कर पाएंगे क्या? नहीं, लेकिन तब के लोग ऐसा आंदोलन करते थे। सोच सकते हो 14 साल के कम उम्र के बच्चे और महिलाएं, इन्होंने आज़ादी की लड़ाई किस प्रकार लड़ी है। कोई ऐसी महिला है जो सुंदर नगर के शराब भट्टी से घसीटते हुए उन ले जा रहा है, रायपुर के कचहरी में ले जाकर गिरफ्तार किया जाता है। ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बच्चे हैं जो 7-8 किलोमीटर छोड़कर आ जाते थे, शाम होते होते बेचारे शाम तक घर पहुंचते थे, खाना खा के सो जाते थे, फिर सुबह से निकल जाते थे। ऐसे आंदोलन लड़ा हुआ है ना। और आज यहाँ पे बैठकर हम बोलते हैं कि हमारे गांधी जी ऐसे हैं, हम बुराई करते हैं, नेहरू जी ऐसे थे वैसे थे, है ना। हमको सिर्फ बोलने की बातें आती हैं, हम बिल्कुल नहीं समझ पाते कि राष्ट्रीय आंदोलन किस हद तक लड़ा गया है, कितना मेहनत किए हैं लोग, बहुत। इसीलिए संविधान में भी बोला गया है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो हमारे नेतागण हैं, उन लोगों का सम्मान करना है ना। यह हमारा कर्तव्य बताया गया है कि हम लोग को बिल्कुल उनका सम्मान करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो हो गया होगा। वानर सेना आपको बिल्कुल समझना है, बिलासपुर में किसने गठन किया, किसने नेतृत्व किया, और आपके रायपुर में किसने उनका नेतृत्व किया। इसी बीच में इस नीचे वाले लाइन को पढ़ने से पहले इस लाइन को आपको पढ़ना जरूरी है। 16 अगस्त 1930 को 16 अगस्त 1930 को बिलासपुर के हाई स्कूल में क्रांति कुमार भारती नामक एक युवा व्यक्ति ने, या छात्र कह सकते हो, हाई स्कूल का वो छात्र था तत्कालिक समय में, इस क्रांति कुमार भारती ने वहां पे झंडा फहराया था।
अच्छा, झंडा फहराने की बात है तो एक झंडा ऑलरेडी फहराया जा चुका है पिछले क्लास में, आप याद कीजिए। झंडा सत्याग्रह के दौरान बिलासपुर में यूनियन जैक के सामने ऑलरेडी झंडा सत्याग्रह हो चुका है, झंडा फहराया जा चुका है। वो कब की बात है? हमारे 1923 की बात है। वो अलग झंडा है, ये अलग झंडा है, ये 1930 का झंडा है। क्रांति कुमार भारती के द्वारा 1930 में झंडा फहराया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झंडा फहराया गया और झंडा फहराने के कारण क्रांति कुमार भारती को गिरफ्तार कर लिया गया। खैर, तत्कालिक समय में गिरफ्तार होना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लोग तो शौक से गिरफ्तार होते थे, चलो चलो आज गिरफ्तारी देने जाने, ऐसे जाते थे। यह भी याद रखिएगा 1931 में यति यतन लाल द्वारा महावीर पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। इनका बिल्कुल ऐसा मकसद नहीं था पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, लोग हैं आएंगे पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं। पुस्तकालय मतलब ऐसा जगह जब लोग यहां आए तो ब्रिटिशर्स गिरफ्तार ना कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां पे उन लोग कोई प्लान करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। भाई लाइब्रेरी है, लोग पढ़ने आ रहे हैं, बढ़िया, लोग पढ़ने के नाम पे आते थे, बैठते थे और किस प्रकार आज किस ओर आंदोलन करना है, इधर के लोगों को इकट्ठा करना है। तुम इस मोहल्ले में जाओ, वहाँ के लोगों को लेकर आओ, आप इस मोहल्ले में जाओ, वहाँ के लोगों को लेकर आओ, ऐसा प्लान करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए यति यतन लाल द्वारा महावीर पुस्तकालय की स्थापना की गई। पूरे देश भर में जबरदस्त आंदोलन चल रहा है, 1 साल हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। अंग्रेजों के कानून को नहीं माना जा रहा है, विदेशी वस्तुओं का त्याग किया जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, शराब की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अंग्रेजों को लगा यार ये तो हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, भारतीय लोगों का साथ नहीं मिल रहा है, तो गांधी जी को एक प्रस्ताव भेजा गया कि गांधी जी आप एक काम कीजिए, आप आंदोलन को थोड़ा शांत कीजिए, आप आंदोलन को रोक दीजिए। गांधी जी को बढ़िया ब्रिटेन बुलाया गया। इन 1931 के गोलमेज सम्मेलन में, भारतीय इतिहास में पढ़ोगे कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, 30, 31 और 32। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को कहते हैं भैया थोड़ा सा रुक जाओ, हमारा बुलावा है, ब्रिटेन से बुलाया है। गांधी जी ब्रिटेन जाते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। और जब भाग लेने जाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन रुक जाता है, प्रथम चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त। और जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने 1931 में ब्रिटेन जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो उनके साथ जाने वाले छत्तीसगढ़ से थे रामानुज प्रताप सिंह, सरगुजा रियासत के राजा रामानुज प्रताप सिंह साथ में जाते हैं उनके। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से जाने वाले कौन थे? साथ में ब्रिटेन गए थे, साथ में भाग लेने, जो भी चर्चा होगा, सलाह देने, कुछ भी चर्चा करने। तो छत्तीसगढ़ से एकमात्र व्यक्ति जो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, कौन से दो गोलमेज सम्मेलन में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ गए थे रामानुज प्रताप सिंह। गांधी जी वहां गए, साथ में नाम रामानुज प्रताप सिंह और बहुत सारे लोग गए, अम्बेडकर जी भी गए, बहुत सारे लोग गए। बढ़िया राउंड टेबल बैठक हुआ, लोग बैठे, बात किए। गांधी जी ने अपना प्रस्ताव रखा, देखो भाई हमारी ये मांगे, हमारा देश आजाद कर दो। ब्रिटिशर्स बोले भाई आज़ाद कैसे कर देंगे, हमारे इतने लोग हैं, वहाँ हैं, बेरोजगारी आ जाएगा, हम उन लोगों को कैसे करेंगे, बहुत सारी बातें हुई। अंततः ये हुआ कि आज़ाद नहीं कर पाएंगे। गांधी जी बोले फिर ठीक है, हमको जाने दो भारत। गांधी जी भारत आए, गांधी जी बोले फिर से शुरू हो जाओ आंदोलन। फिर से शुरू हो गया, तो शुरू हुआ द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन। बात समझ में आया? पहला चरण, दूसरा चरण, क्योंकि बीच में हुआ गोलमेज सम्मेलन, तो इसलिए 2 चरण। द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, और मैं यही बात बताया, द्वितीय चरण के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही रायपुर में वानर सेना का गठन हुआ था, जबकि बिलासपुर के वानर सेना का गठन प्रथम चरण में हो चुका था। फिर क्या था? द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है, डिटेक्टर की नियुक्ति की जाती है। अभी डिटेक्टर क्या होते थे? छत्तीसगढ़ में डिटेक्टर की नियुक्ति की जाने लगी। डिटेक्टर क्या होता है? या कहीं कहीं डिक्टेटर लिखा रहेगा या डिटेक्टर लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना, एक ही है। डिटेक्टरों की नियुक्ति की जाने लगी। अभी डिटेक्टर क्या है? देखो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार करना है, आंदोलन करना है। अब सब के सब नेता एक साथ रैली निकालेंगे, सत्याग्रह करेंगे, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? सबको एक साथ गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। तो अगले दिन का आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, है ना।
नेतृत्व करने वाला कोई नहीं मिला। नेतृत्व करना भी बहुत बड़ी बात होती है, सिर्फ आंदोलन में जाके खड़ा होना अलग है, नेतृत्व करना अलग है। तो बढ़िया प्लान बनाए। ऐसे 8 लोगों की नियुक्ति कर दी गई। नंबर 1 पंडित रविशंकर शुक्ल। जैसे कि आज रैली निकालने की जिम्मेदारी, नेतृत्व करने की जिम्मेदारी कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपना आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। इन केस किसी कारणवश रविशंकर शुक्ल जी गिरफ्तार हो गए तो लिस्ट बना हुआ था, दूसरे नंबर में अपने आप पंडित सुंदरलाल शर्मा जी एक्टिव हो जाएंगे, वो आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। 10 दिन बाद यदि सुंदरलाल शर्मा जी गिरफ्तार हो गए तो फिर अगले लीड रोल में कौन आएंगे? तीसरे नंबर के डिटेक्टर आएंगे, शंकर राव घनौद वाले जाएंगे। तो ऐसे पूरा लिस्ट बना दिया गया, 8 लोगों का न्यू लिस्ट बना दिया गया। ये है भाई 8 लोगों का लिस्ट। एक के बाद एक आंदोलन के नेतृत्व करने के लिए नेताओं का लिस्ट बनाया गया और उसी लिस्ट को कहा जाता है डिटेक्टरों की नियुक्ति की गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डिटेक्टरों की नियुक्ति की गई। कुल 8 डिटेक्टर बनाए गए। बिल्कुल 8 मतलब 8। पहले तो संख्या याद रखना है। सबसे पहले डिटेक्टर कौन हुए? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। पंडित रविशंकर शुक्ल जी पहले डिटेक्टर हुए। दूसरा याद रखना है कौन कौन हुए, पूरे क्रम में 8 के नाम याद रखना है। अंतिम डिटेक्टर कौन हुए आपके? पंडित लक्ष्मी नारायण तिवारी जी आखिरी डिटेक्टर हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 8 में से सिर्फ एकमात्र महिला थी, राधाबाई, एकमात्र महिला डिटेक्टर। सोचो दोस्त, महिलाओं को हम पूरे आंदोलन का नेतृत्व अब दे रहे हैं। मतलब मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सिर्फ भाग ही नहीं लिया, आंदोलन का नेतृत्व किया है। राधाबाई ने नेतृत्व किया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली छत्तीसगढ़ की महिला है। बिल्कुल है, पंडित रविशंकर शुक्ल। ऐसे डिटेक्टर, बिल्कुल क्रम आता है, क्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नियुक्त हुए डिटेक्टरों का सही क्रम क्या है? 5 ठो लिख देंगे, बोलेंगे बताओ भैया सही क्रम क्या है, तो बिल्कुल याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। ये बात समझना है। एकमात्र महिला कौन थी? राधाबाई थी। है ना जबरदस्त। देखो कितने प्लानिंग से आंदोलन चल रहे हैं। एक गिरफ्तार हुआ तो दूसरा और पूरा प्री प्लान है। एक हुआ तो दूसरा कौन अपने आप एक्टिव हो जाएगा, दूसरा गिरफ्तार हुआ तो तीसरा अपने आप एक्टिव हो जाएगा। देखो कितना जबरदस्त काम। इतना ही नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। जैसे कि 1932 में द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है। 1932 में कर मत दो आंदोलन चलाया गया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने लोगों से आह्वान किया कि भैया ब्रिटिशर्स को टैक्स ही मत दो। पहले भूमि कर बहुत ज्यादा लगता था, जमीन का टैक्स लगता था, किसान बहुत टैक्स देते थे ब्रिटिशर्स को। तो बोले टैक्स ही मत दो। अगर आप टैक्स नहीं दोगे, उनके पास आय ही नहीं होगा, तो लोग अपना परिवार यहां चलाएंगे कैसे? वो तो निहत्थे हो जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। बोले कर ही मत दो। तो उनके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा कर मत दो आंदोलन चलाया गया। 29 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस मनाया गया। आज वर्तमान के पाकिस्तान में पेशावर नामक जगह है। पेशावर में बहुत सारे भारतीय लोगों का निर्मम हत्या कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, जबरदस्ती उनकी हत्या कर दी गई थी। तो विरोध जताने के लिए, ब्रिटिशर्स का विरोध जताने के लिए पूरे भारत देश में पेशावर दिवस मनाया जाता था। तो वैसे छत्तीसगढ़ में भी एक दिन का पेशावर दिवस मनाया गया। ब्रिटिशर्स का उस नीति का विरोध किया गया। ये घटनाएं एकदम क्रम से लिखवा रहा हूं मैं, आपको बिल्कुल क्रम में याद रखना है। फरवरी 1932, अभी मैं जनवरी की बात बताया, फरवरी 1932 दुर्ग में विशाल जुलूस निकाला गया। बहुत भयंकर बड़ा जुलूस निकाला गया था। दुर्ग के नेता, किसान नेता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल के द्वारा यह विशाल जुलूस निकाला गया। 6 से 12 अप्रैल 1932 एक सप्ताह का दुर्ग में बलिदान सप्ताह मनाया गया कि अगर इस समय लड़ मिट जाने की बात कही जाती तो लड़ मिट जाओ, गिरफ्तार होने की बात है तो गिरफ्तार हो जाओ, अपना बलिदान कर दो। 1 हफ्ते तक आपको काम करना है, जेल को भरना है, बलिदान देना है, कुछ भी हो जाए हमें अंग्रेजों से लड़ना है। तो 6 से 12 अप्रैल 1932 तक दुर्ग में बलिदान सप्ताह मनाया गया। 4 अगस्त 1932 समय और आगे बढ़ा, रायपुर में बंदी दिवस मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बंदी दिवस के नेतृत्व करता थे तत्कालिक डिटेक्टर ब्रह्मदेव दुबे। ये डिटेक्टर थे तत्कालिक समय के। बंदी दिवस मनाया गया। बंदी दिवस मतलब गिरफ्तारी देना है। कैसे किए मैं बता देता हूं।
ब्रह्मदेव दुबे ने बहुत बड़े रैली का आयोजन किया गया उनके द्वारा, और बढ़िया रैली निकाला गया, और रायपुर में रैली निकाला गया। कुछ ये आपका बूढ़ा तालाब से होता हुआ, पुरानी बस्ती से होते हुए, सदर बाजार होते हुए वो रैली पहुंचा कहां पे आपके गांधी मैदान में। गांधी मैदान में भयंकर भीड़ इकट्ठा हुआ और बोला गया सब भाषण देते जाओ, सब भाषण देते जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देते जाओ। जैसे एक व्यक्ति आया माइक में अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देना शुरू किया, बेकार आदमी इन लोग, बहुत लूट खसोट है, शोषण हो रहा है। पुलिस अधिकारी खड़े रहते थे, जो भाषण देता था उसको पकड़ के ले जाते थे, तो लिस्ट बना रहता था। अब अगला कौन अपना गिरफ्तारी देना चाह रहे, हाँ फिर आओ, फिर बोलो अंग्रेजों के खिलाफ, फिर वो अंग्रेजों के खिलाफ बोलता था, फिर उसकी गिरफ्तारी। ऐसे पूरे दिन भर एक एक करके अंग्रेजों के खिलाफ देना है और गिरफ्तारी देते जाना है। जिसको गिरफ्तारी देना चाहे वो भाषण दो, अंग्रेजों के खिलाफ बुरी बुरी बातें कहो और जाके अपनी गिरफ्तारी दो। ये है बंदी दिवस, 4 अगस्त 1932। प्रश्न बनता है बंदी दिवस किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चलाया गया था। कहां पे चलाया गया था? रायपुर में चलाया गया था। बंदी दिवस के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तत्कालीन डिटेक्टर आपके ब्रह्मदेव दुबे थे। अंत में ब्रह्मदेव दुबे जी भी भाषण देते हैं, बोलते हैं लो भाई अब मेरे को भी गिरफ्तार कर लो, बहुत देर हो गया, मैं भी नहीं जा रहा हूं। उनको भी लेके चले गए, तो दिन भर गिरफ्तारियां चले, जेल भरो आंदोलन। ऐसा है बंदी दिवस, समझ में आ रहा है? ऐसा बढ़ चढ़कर पूरा आंदोलन चलता था दोस्त, है ना। तो बहुत बड़े रूप में हर कोई अपना साथ दिए हैं, कोशिश किए हैं, कुछ न कुछ कार्य करते थे। ये जो मैं आपको पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन बता रहा हूँ, प्रथम चरण का, द्वितीय चरण का, छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा, मैं आपको बता दूं। इसी बीच में 1930 में जंगल सत्याग्रह भी होता है। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्यों किया जाता है इतना बड़ा सत्याग्रह, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। और इसी दौरान जब द्वितीय चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1933 में, तो गांधी जी छत्तीसगढ़ भी आए थे। तो गांधी जी का द्वितीय छत्तीसगढ़ आगमन हुआ, क्योंकि पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोनों टॉपिक के लिए 2 अलग अलग मेरे को वीडियो बनाने होंगे, क्लियर है? वो बनेगा। और मैं बता दूं, इतना बड़ा आंदोलन चलने के पश्चात, इस तरीके से कार्य होने के पश्चात 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी के द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि अब हमको सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। लोगों की शक्ति भी कमजोर करने पड़ गई, बहुत दिनों से साथ दे रहे थे, परिवार है, उनका भी भरण पोषण करना है। गांधी जी बोले चलो ठीक है, अभी हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम आने वाला है, उसको देख लेते हैं। लेकिन कुछ भी हो, मैं नहीं कहता कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ और तुरंत दूसरे दिन आजादी मिल गई, नहीं मिला आजादी तुरंत। लेकिन मैं बता दूं दोस्त, ये सब आंदोलन करने से लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना आती है। ऐसे वो लोग जो असहयोग आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं जागृत हो पाई थी, इस आंदोलन में फिर देखिए अरे इतने लोग फिर आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको क्या मिले, बातों का प्रचार प्रसार होता है। जब एक ही बार बार आजादी 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 की बात होती है तो वो बातें बहुत दूर तक जाती है, संख्याएं बढ़ने लग गई। इसके बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होगा 1942 में, संख्या और बहुत ज्यादा होगा, आंदोलन और बड़ा रूप ले लेता है। मेरे कहने का मतलब है 1947 की आजादी प्राप्त करने में इन सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगा रहे हैं, हमको लड़ना है, हमारे अधिकारों के बारे में ये सब आंदोलन हमको सजग करा रहा है, क्लियर है? तो कहीं ना कहीं इन सब आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्लियर है दोस्त? तो ये था हमारा आज का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस वर्ष CGPSC 2019 में पूछा गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राज्य में हुए घटनाक्रम का सही क्रम क्या है। लाइन से चार घटनाक्रम लिख दिए थे, ऑप्शन दे दिया था सही क्रम क्या है। तो सही क्रम तभी आप बना पाओगे जब लाइन से आपको याद होगा कि इस 30 से लेकर 34 तक कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। अगर आपको वो याद रहेगा तभी आप प्रश्न बना पाओगे। और मैं जो आपको पढ़ाता हूँ एकदम क्रम से ही पढ़ाता हूँ, ईयर वाइज पढ़ाता हूँ कि पहले कौन से घटना हुआ, 30 में कौन सा हुआ, 31, 32, 33, 34। तो 30 और 33 में जो घटना हुआ है जंगल सत्याग्रह और गांधी जी का छत्तीसगढ़ आगमन, ये दोनों घटना बचा हुआ है, इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। बट याद रखिएगा 7 अप्रैल 1934 को हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो जाता है। क्लियर है दोस्त? तो इस प्रकार आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूं। इंतजार कीजिए आप कल के वीडियो लेक्चर का। तब तक के लिए धन्यवाद।